Brought to you by Himalaya Pure Hands. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हैंड्स हैंड वॉश। हिमालय का कहना है कि इसमें है शुद्ध तुलसी के गुण। ये आपको देता है 99.9% जर्म प्रोटेक्शन और रखे आपके हाथों को जर्म्स से सुरक्षित। साथ ही इसका पीएच बैलेंस फॉर्मूला रखे आपके हाथों को सॉफ्ट। सोनल 35 साल की है, दिल्ली की रहने वाली है। अब पिछले 7 सालों से वो और उनके पति बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनको कोई भी मेडिकल इशू ना होने के बावजूद भी सोनल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वो काफी स्ट्रेस में है। उनकी फैमिली उन्हें अब आईवीएफ की मदद से प्रेगनेंसी प्लान करने की सलाह दे रही है। सोनल भी इसके लिए तैयार है, पर उनके मन में कई सारे सवाल हैं। इन सवालों की वजह है आईवीएफ को लेकर फैले हुए बहुत ही आम मिथक। सोनल जानना चाहती हैं कि क्या आईवीएफ 100% सक्सेसफुल होगा। कहीं उनके बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं होगा। कहीं उन्हें जुड़वा या फिर 3 बच्चे एक साथ तो पैदा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई केसेस उन्होंने सुने हैं। वो ये भी जानना चाहती हैं कि कहीं आईवीएफ उनके लिए रिस्की तो नहीं है, क्या वो कभी भी नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो पाएंगी। कुल मिलाकर सोनल चाहती है कि हम आईवीएफ से जुड़े आम मिथकों पर बात करें, डॉक्टर से बात करके सच जानने की कोशिश करें, ताकि उनके जैसे और लोगों को भी मदद मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आईवीएफ 100% काम करता है। ये 100% सक्सेसफुल नहीं है, पर ये है कि अगर आप 1, 2 या 3 साइकिल कराते हैं तो आपकी सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर बाई चांस आपका फर्स्ट साइकिल में नहीं हुआ तो पता चलता है कि आपका ब्लड फ्लो कम था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको कि आगे दूर कर सकते हैं, तो आप सेकंड या थर्ड साइकिल में जा सकते हैं। और आईवीएफ की 100% गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। अगर आप आईवीएफ से कोई बेबी पैदा होता है तो लोगों को ये भ्रांति है कि उसमें कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली तो नहीं होगी या कोई उसमें जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ जो होता है वो केवल एक प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के अंदर ना करके बॉडी के बाहर किया जाता है। उसमें आपका ही डीएनए मटेरियल होता है, हस्बैंड का और वाइफ का। उससे पहले अगर उन एम्ब्रियो का आप पीजीडी या पीजीएस करा लेते हैं तो अगर कोई एबनॉर्मलिटी आनी है वो भी हमें पता चल सकता है। पर इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि आईवीएफ में जितना नेचुरल प्रेगनेंसी में जितना एबनॉर्मलिटी आने के चांस होते हैं उतने ही आईवीएफ में आने के चांस होते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आने के ज़्यादा चांस आईवीएफ में नहीं होते हैं। जितना नेचुरल कंसेप्शन में होता है उतना ही आपका आईवीएफ में होता है। लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्या आईवीएफ में ट्विंस प्रेगनेंसी होंगी या ट्रिपलेट होंगी। तो इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी, जो हम ब्लास्ट डालते हैं वो 1 या 2 डालते हैं, और कई बार हम जब D3 ट्रांसफ़र करते हैं तो हम 2 या 3 एम्ब्रियो डालते हैं। तो आपके सिंगल भी हो सकता है, ट्विंस भी हो सकता है और ट्रिपलेट भी हो सकता है, पर आईवीएफ में ट्विंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बड़ी उम्र जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, आपके ब्लड फ्लो पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आपके सक्सेस रेट थोड़ा कम हो सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बेबी नहीं हो सकता। आपको बेबी आईवीएफ से बढ़ती उम्र के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उसका पूरा आपको पहले रूल आउट करना पड़ेगा। आपकी पूरी AMH, ओवेरियन रिजर्व सब कुछ देख के, यूट्रस देख के तब आपको करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ सकती है। जैसे लेडीज में इतने इंजेक्शंस लगा रहे हैं तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जब हम इतने इंजेक्शंस लगाते हैं ओवुलेशन के लिए, मल्टीपल एग्स बनाते हैं, तो अगर वो 2 या 3 बार पिकअप कराती है तो कई बार मेनोपॉज जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बार बार ओवुलेशन से उनकी ओवरी कई बार एनलार्ज हो जाती हैं। तो ये ओवुलेशन इंडक्शन का ही एक कॉम्प्लिकेशन है OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसके अलावा कई बार आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कई बार पिकअप के बाद ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर ये इतना रिस्की भी नहीं है। लोग कराते हैं और थोड़ा ध्यान रखें तो सब कुछ सही रहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोगों का एक क्वेश्चन ये होता है कि मैडम चलो हम इस बार तो हमारी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो हम आईवीएफ करा रहे हैं,
क्या इसके बाद हमें आईवीएफ से ही दूसरा बच्चा होगा, क्या हमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। पर देखो इस बारे में मैं आपका ये कहूँगी कि जो आईवीएफ है वो आपके इनफर्टिलिटी का जो इशू है उसको किल नहीं करता, वो केवल आपको बच्चा देता है। जैसे कि आप चाहे 24 ईयर्स की हैं 26 ईयर्स की, आपकी ट्यूब दोनों बंद है तो आपको आईवीएफ से ही बेबी होगा। ये नहीं है कि बाद में खुल जाएंगी, सेकंड बेबी भी आपको आईवीएफ से ही कराना होगा। पर कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनका कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, मतलब हस्बैंड भी ठीक है, वाइफ भी ठीक है, इसके बाद भी बेबी नहीं हो रहा, तो वो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो एक आईवीएफ को सॉल्यूशन समझते हैं। आईवीएफ से जब उनका बेबी हो जाता है तो वो बड़े स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तो इसके बाद वो सेकंड नेचुरल कंसेप्शन पे उनको बेबी हो सकता है। जो भी लोग आईवीएफ की मदद से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उम्मीद है डॉक्टर की बातें सुनकर उनका कंफ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। आईवीएफ कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम सेहत पर इसके बारे में एक एपिसोड बना चुके हैं। आप चाहें तो उसे देखकर और जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए हड्डियों के कैंसर यानी बोन कैंसर के बारे में। बोन कैंसर शरीर की किसी भी हड्डी में हो सकता है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर जगदीश शिंदे ने। ज्यादातर बोन कैंसर शरीर की लंबी हड्डियों में होता है, जैसे हाथ या पैर की हड्डी में या फिर कमर की हड्डी में। बोन कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। इसके कुछ बहुत ही आम लक्षण होते हैं। किसी भी हड्डी में दर्द होना, हड्डी में सूजन आना, थकावट महसूस होना, अचानक से वेट लॉस होना, किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना बहुत ही अचानक से। अगर इनमें से कोई भी लक्षण पाया जाता है तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। इन टेस्ट से बोन कैंसर का पता लगाया जा सकता है। बोन कैंसर डायग्नोस करने के लिए पेट स्कैन, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, बोन स्कैन या फिर एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा बायोप्सी की जाती है, जिसमें बोन कैंसर के ट्यूमर से एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है और फिर उस टुकड़े की जांच होती है। इससे पता चलता है कि बोन कैंसर किस टाइप का है। बोन कैंसर का इलाज बोन कैंसर के टाइप और स्टेज पर निर्भर करता है। बोन कैंसर में मोटा माटी 3 टाइप होते हैं: कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा और यूइंग सार्कोमा। बोन कैंसर के स्टेज का मतलब है कि कैंसर कितना फैल चुका है। बोन कैंसर में 3 तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला है सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी में ऑपरेशन करके पूरी गांठ निकाल दी जाती है। कीमोथेरेपी में कैंसर की दवाई सलाइन या फिर गोलियों से दी जाती है। रेडिएशन थेरेपी में एक मशीन का इस्तेमाल करके ट्यूमर का एक्सरे या फिर गामा रेस से इलाज किया जाता है। कुछ केसेस में लंग कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर हड्डियों तक पहुंच जाता है। उसमें पेशेंट की हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और फ्रैक्चर भी हो जाता है। अब इनका ट्रीटमेंट बोन कैंसर के ट्रीटमेंट से एकदम अलग होता है, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। सर्दियों में धूप से नहीं मिल रहा है विटामिन डी, तो फिर क्या करें? विटामिन डी के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठने की सलाह दी जाती है। अब जब सर्दियों में हमें पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है तो हमें अपने खान पान के जरिए विटामिन डी वाली चीजें लेने की जरूरत होती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी से। वो बताती है कि इसके लिए आपको अपनी डाइट में ऑयली और फैटी फिश जैसे कि सामन, ट्राउट, मैकरेल, टूना या फिर ईल, कॉड लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी, दूध और दूध से बनी चीजें, बादाम, मक्खन, घी, बाजरा, अखरोट, रागी, जौ, सोया और सोया प्रोडक्ट्स, दलिया, मखाना, शिटेक मशरूम, ब्रोकली, एवोकाडो, कीवी, पपीता, मशरूम वगैरह चीजें शामिल करनी चाहिए। विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, पर इनका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इन सप्लीमेंट्स की खुराक और डोज डॉक्टर के बताए अनुसार ही होनी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।